हेलो एवरीवन। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो लास्ट टॉपिक जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पे पढ़ाया था, है ना। उससे रिलेटेड मैंने कहा था ना 2-3 प्रॉब्लम है वो आपको करवानी है। तो देखो आज 2-3 प्रॉब्लम देखो जो उससे रिलेटेड है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Na2SO4 dot XH2O becomes anhydrous या anhydrate and mass reduced by 44.6%. Then value of X is, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 5, 7 एंड 10। इस टाइप के ऑप्शन भी दे रखे। ऑप्शन दिए इसका मतलब कहीं न कहीं इस क्वेश्चन में जुगाड़ बैठेगा, जो मैं तुम्हें बताता हूं हमेशा, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा है इसका मतलब हो सकता है इसका मेथड लेंथी हो, लेकिन अपन कहीं न कहीं से इसका जुगाड़ बैठाने वाले हैं। देखो अब इधर अगर आप Na2SO4 XH2O को हीट करते हो तो बोला गया है क्वेश्चन में कि बिकम्स एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट होगा इसका मतलब Na2SO4 को जब आप हीट करोगे डॉट XH2O को तो ये Na2SO4 बन जाएगा प्लस XH2O बन जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्मेट में ये क्या स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हुई है। इसका मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, सिस्टम से बाहर चला गया। सिस्टम से बाहर चला गया इसका मतलब मास लॉस हो गया। ये जो मास लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है, इस H2O की वजह से होता है। इसने बोला मास रिड्यूस बाई का मतलब इसका मतलब 44.6% कौन है, H2O है। कौन है, H2O। बस काम हो गया आपका। H2O का मास परसेंटेज आपको मिल गया 44.6%। इसका मतलब यही हुआ, बोलो अगर 44.6% इसका मास परसेंटेज हुआ तो लगा दो 44.6% इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2O X इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 डिवाइड बाई ये 18X प्लस Na2SO4 का वेट कैलकुलेट कर लो 142 मल्टीप्लाई बाई 100। अब दिमाग तो आधा यहीं पे खराब हो गया कि 44.6 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 142 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर प्लस माइनस ऐड करना है और लास्ट में जाके डिवाइड करना है। करते रहना तुम लोग, है ना। और करोगे तो इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ गई। ऐसा ठीक है, ये तो आप तो याद करके आगे और आपने लिख दिया x इक्वल टू, याद करके नहीं आया, इसको सोल्व करना है ना। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब देखो इसका लॉजिकल अप्रोच देखो कैसे आएगा। लॉजिकल अप्रोच देखना, सुनना ढंग से, बस नहीं समझ में आए तो मेथड है, नहीं समझ में आए तो मेथड है। ये मैं आपको लॉजिकल बात सोचना सिखा रहा हूं तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। सुने बात को, ये Na2SO4 डॉट XH2 है, ठीक है बात। ये मान लो 44.6% है ना, तो ये Na2SO4 कितना हो गया 55.4%। ये हुआ। मैंने रफली कैलकुलेशन के लिए इसको 50% मान लिया एक बार के लिए, इसको भी क्या मान लिया 50 मान लिया, हो गया दोनों 50-50, ठीक है। परसेंटेज बराबर है तो दोनों का मास भी बराबर होगा। इस Na2SO4 का मास कितना होता है 142, तो इसका मतलब इसका भी कितना होगा 142। परसेंटेज अगर बराबर है तो मास भी बराबर होगा, 142 होगा फिर तो। अब बेटा सुनना बात को ढंग से, ये 50 था नहीं तो ये 142 होगा नहीं, ये 50 से कम है तो ये 142 से कम आएगा। अपन को तो इस पे कंसंट्रेट करना है, इसका कोई लेन देना ही नहीं है। अब जब ये 50 से कम है तो ये 142 से कम आएगा। बात क्लियर है यहां तक। 142 से कम आएगा, कितना कम आएगा वो सोचो, कितना कम आएगा वो सोचो। मैंने कहा देखो एक बात बताता हूं, अगर ये 50% बराबर 142 है ना, 50% बराबर 142 है तो लगभग 10% 28 होगा, 10% 28 होगा ना। तो 5% कम करो, 50 से 45 तक पहुंचना है तो इसका मतलब 14 कम कर दो, 142 में से 14 कम कर दो, कितना आएगा 128। इतना ही बनेगा, लगभग 128 बन गया। चलो H2O अगर 2 होता तो 2 H2O का मतलब 36 ग्राम,
नहीं भैया, 142 से कम होना चाहिए। और मैंने तो आपको रफली आइडिया दे दिया 128। क्या 128 होगा क्या दो मॉलिक्यूल का मास? H2 का होता है 20, ये 18 तो 36 नहीं बैठेगा। 5 90 नहीं बैठेगा। 7 126, अरे आ गया 128 के पास वाला, ये लो। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना? आ गया? अब देखो, ये तो हो गया मास रिड्यूस बाई। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल सकता है? ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग MgSO4.xH2O becomes anhydrate and mass reduced to 77%, then value of x। ऑप्शन देखो क्या दे रखे, 1 2, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में 4। 1 2 3 4 बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दे दिए। इस बार इस मेथड से करना है क्या? नहीं करना है इस बार। इस मेथड से नहीं करना है तो मैंने कहा क्या करें फिर, एक काम करो, MgSO4 लिया, .xH2O लिया, ये गया हीट करने पर MgSO4 में प्लस XH2O में, ये वेपर बन के उड़ा होगा, ये वेपर बन के उड़ा होगा, तभी तो इसका मास लॉस हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब सुने बात को, MgSO4 हो गया एक और एक हो गया H2O XH2O, यही बात है। ये 23% है और ये 77 है। ये परसेंटेज की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो फटाफट बोलो। देखिए 77% रिड्यूस टू, इसका मतलब ये बच गया। रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई में फर्क होता है, ये समझना है आपको। 77% ये रह गया। इसको रफली आइडिया के लिए इसको मान लो 75% और ये 25। बोलो हाँ या ना? बेटा ये कैलकुलेशन इजी करने का तरीका हो गया, इसका रफली आइडिया ले लिया। कोई बोले 80 और 20 मानो तो हाँ आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ये 75%, इसका वेट कितना हो गया 120। तो मैंने कहा देखो 75% बराबर 120 है, तो यह 75 का 1/3 है, 25% 1/3 है, तो इस 120 का 1/3 कितना होगा? 40 होगा ना, 40। अब एक बात बताओ, ये 75 था नहीं, ये 25 था नहीं, 25 से कम है तो 40 से कम होगा। 40 से थोड़ा ही तो कम करना है, 25 से 23 तक तो पहुंचना है, तो 40 से थोड़ा कम कर दो। हाँ चलो ठीक है, 40 से थोड़ा कम हो जाएगा, देख लेंगे जो भी आएगा। एक होगा तो 18, क्या 40 से 18 तक पहुंचा दोगे क्या? 18 तक ना, 2 36, 2 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए तो मास कितना हो गया? 36। अरे हाँ 40 से थोड़ा कम रखना था, 36 आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना? ठीक है बात। चले आगे देखिए प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इंसुलिन कंटेन्स 0.16% सल्फर बाई मास, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। यह पूछा गया क्वेश्चन में। इंसुलिन का फॉर्मूला अगर मेरे को मालूम होता ना तो मैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लेता। फॉर्मूला ही मालूम नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अब फॉर्मूला मालूम नहीं है, लेकिन इसने एक इंफॉर्मेशन दी है सल्फर के बारे में, है ना। तो मैंने कहा देखो परसेंटेज बाई मास दे रखा है, इसका मतलब मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपन ऐसे कैलकुलेट करते थे। इसका अगर जब सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आएगा नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। तो मॉलिक्यूलर वेट जब कैलकुलेट करना है तो वो कैसा आएगा? नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय क्या, उसको इधर लेके आ जाओ मास परसेंटेज को, ये लो, इनटू क्या 100। अब एक बात सुनना, बात सुने, मेरे को मॉलिक्यूलर वेट को मिनिमम रखना है। इसको क्या रखना है? मिनिमम। देखो मास परसेंटेज फिक्स है, दे रखा है। एटॉमिक मास सल्फर का 32 होगा, फिक्स है। 100 फिक्स है, इसका मतलब वेरिएबल कौन है? नंबर ऑफ एटम। ये मिनिमम तभी आएगा जब नंबर ऑफ एटम क्या हो?
मिनिमम हो। नंबर ऑफ एटम क्या हो, ये तभी मिनिमम आएगा जब नंबर ऑफ एटम भी क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम क्या, 1, 1 से कम पॉसिबल नहीं। डॉल्टन मना कर देगा ना अपन को कि 1 से छोटा एटम पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 1। ये लो, अगर जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, ये देखो नंबर ऑफ एटम बोलो कितना है सल्फर का, 1 इंटू 32 डिवाइड बाई कितना परसेंटेज, 0.16 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 20,000 हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अगला प्रॉब्लम देखो, hemoglobin contains 0.33% iron by mass. Molecular weight of hemoglobin, HB लिख रहा हूं hemoglobin को, is 67200. Calculate number of Fe atom per molecule of hemoglobin। ये है, आपको Fe एटम कैलकुलेट करना है पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझना, बात को ढंग से सुने। मैंने सिंपल सा बोला कि आयरन का दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये देखो 0.33% हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करना है इस बार। एटॉमिक मास आयरन का 56 है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इंटू 100 दे रखा है। अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं तो आपको सोचने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन उसके अंदर 0.33% है, सॉरी आयरन 0.33% का मतलब क्या होता है, 1/3। 0.33 का मतलब क्या हुआ, 1/3। इसका मतलब मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, टोटल वेट है इतना, इसका 1/3 परसेंटेज है बेटा, परसेंटेज है, डिवाइड बाई 100, 224 आ गया, 224। अगर Fe का एक एटम होता है 1 एटम, तो उसका मास कितना होता है, 56 लिखवा रखा। तो 224 जब मास होगा तो कितने एटम हो जाएंगे, 4 एटम। बोलो हाँ या ना। 56 का डबल 112, उसका डबल 224, तो नंबर ऑफ एटम कितना आएंगे Fe के, 4 पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। बात क्लियर हो गई सारी ये। चले अब आगे चलो। नेक्स्ट अब अपन बात करने वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करने वाले। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये ठीक बेटा, जो बेसिक लॉ जो है वो गवर्न करती है पूरी केमिस्ट्री को, वो ये सारे लॉ आने वाले यहाँ पे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो बेसिक केमिस्ट्री को पूरा गवर्न करते हैं। हाँ, इसका अपन यूज करें या नहीं करें वो डिफरेंट मैटर हो जाता है, अदरवाइज पूरी केमिस्ट्री जो है वो इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही है। कैसे मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है ना, कैसे मैं न्यूमेरिकल बना सकता हूं, उसके अंदर कुछ बेसिक बातें ध्यान रखी जाती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा बनेंगे नहीं, तो आप इसके ऊपर ज्यादा माथापच्ची करे नहीं, है ना। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो लिखवाऊंगा वही आप कर ले, और जो मॉड्यूल में दे रखे हैं वो करे। हाँ, मॉड्यूल करने का तरीका बेटा ये रहे, एक तो फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज करें, सबसे पहले आप एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट करें, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज करें प्रीवियस ईयर की, जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो रहे ना कि हाँ प्रीवियस ईयर में आ क्या रहा है, आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, और आपसे वो सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पढ़ा, फिर उसके बाद उनको सोल्व करें, पूरा चैप्टर होने के बाद एक्सरसाइज 5 सोल्व करें। अदरवाइज एक्सरसाइज फर्स्ट, सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट, देन एक्सरसाइज 5। सेकंड थर्ड में रिकमेंड ऐसे करता हूं, मतलब लास्ट एक्सरसाइज करनी जो प्रीवियस ईयर की है। सेकंड थर्ड में हो सकता है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो, और एग्जाम में इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं पहुंच जाए, है ना। तो अपन को बेसिक ये ध्यान रहे, फर्स्ट एक्सरसाइज फिर देन लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद में जो बीच वाली एक्सरसाइज है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर कोई फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लेता, लास्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लेता, कोई दिक्कत नहीं अगर उससे हो जाते हैं तो इसका मतलब आप नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप टैकल कर सकते हो, क्यों बाकी के क्वेश्चन तो बनाए गए हैं ना, बनाए गए तो हो सकता है उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, वो आए या नहीं आए वो डिफरेंट मेथड प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं फर्स्ट एक्सरसाइज देन लास्ट एक्सरसाइज, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सिंपल सा बेसिक लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन गिवन बाय, आइडिया रखना है बस थोड़ा सा, गिवन बाय लेवोसियर। लेवोसियर कौन है? लेवोसियर पापा ऑफ केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री के क्या है? पापा है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। आ रही बात समझ में? लेवोसियर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री है, तो ये लॉ किसने दिया था? पापा ऑफ केमिस्ट्री ने, ठीक है। क्या है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed in a chemical reaction। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, केमिकल रिएक्शन में ही ऐसा है। किसमें है? केमिकल रिएक्शन में ही मास न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही इसको क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये ओनली फॉर किसमें है? केमिकल रिएक्शन में। नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में तो वैलिड होगा ही नहीं ये। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिके होगा, अगर मास डिके होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, जो तुम पढ़ते हो डेल्टा ई बराबर mc²। एक एएमयू के करस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यहां पे नहीं है, ठीक है। इसी के बेसिस पे, इस बेसिक लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बेसिस पे ही किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ये मैंने लिख दिया। अब देखो 2H2 है, तो 2H2 है तो मास बिफोर द रिएक्शन, तो मास बिफोर द रिएक्शन में क्या आएगा? हाइड्रोजन के एटम कितना हो गया बेटा? 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2, ये हो गया 36। मास आफ्टर द रिएक्शन, मास आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18 × 2 कितना? 36। ये लो, समझ में आ गई बात। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है × 32, ठीक है बात। क्यों? अब तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना आता है। तो आप जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हो, आप बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हो, वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बेसिस पे ही है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसका एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है? 2, इसमें 3 है तो 3 में से या तो 2 चीजें गिवन हो, तो थर्ड चीज आइडेंटिफाई करने की पड़ जाए। जैसे ये मैंने कोई रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इस टाइप का है। इसमें क्या दे रखा अपन को कि ये दे रखा अपन को 2.08 ग्राम, ये दे रखा 1.42 ग्राम, ठीक है। बोला कि ये 1.17 ग्राम बनेगा, तो बताओ ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अगर अप्लाइड है तो मास बिफोर द रिएक्शन ये इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 3.5, ये 1.17, तो ये आ जाएगा 2.33 मास आ जाएगा। इसका कितना ग्राम आ जाएगा? 2.33 ग्राम, ठीक है बात। चले आगे, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ देखो, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन गिवन किसने? गिवन बाय प्राउस्ट साइंटिस्ट था। प्राउस्ट साइंटिस्ट जो है बेटा, वो काम में आया है तुम लोगों के कहां पे? इनऑर्गेनिक के अंदर जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात आई थी तो प्राउस्ट ने ऐसे ही तुक्का मार दिया और बोला कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किससे बना हुआ, किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन से।
ऑक्सीजन बोलोगे तो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, हीलियम बोलो तो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, किसी को भी बोलो वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो कहा कि एटॉमिक मास क्या होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, कि n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 कंसीडर किया तो इसका मतलब इंटीजर में आना चाहिए। जैसे ही क्लोरीन का 35.5 आया और प्राउस का वो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, गलत हो गया। अरे इसने तुक्का ही मारा था इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, अब इसने फिजिकल में क्या रोल दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, वो देखें। the ratio of mass the ratio of the mass of elements in a compound is always constant or definite value. It does not depends on method of प्रिपरेशन। क्या बोला गया बेटा इस लॉ के अंदर, बोला गया है कि अगर कोई कंपाउंड लेते हो तो उसमें मास रेशियो ऑफ एलिमेंट जो होगा, कोई कंपाउंड में मास रेशियो ऑफ जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। क्या होनी चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू। ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड नहीं करेगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको बनाया किस मेथड से जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं बोल रहा हूं ये H2O है, इसमें दो एलिमेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके मास का रेशियो ले लो, दो हाइड्रोजन है 2, ये मास का रेशियो हो गया इसका 16 हो गया, तो 1:8 क्या आएगा, 1:8। अब ये वाटर किसी भी मेथड से बनाओ, चाहे H2 प्लस O2 की रिएक्शन करके H2O बनाओ तो उसमें भी 1:8 रहेगा। ठीक है, या फिर ये बिस्लरी का वाटर हो उसमें भी 1:8 रहेगा। इवन ये गंदे नाले का पानी होगा ना तो भी उसके अंदर ये क्या रहेगा, 1:8 ही रहने वाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। अब अगर आपको सपोज करें, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अगर मैंने 45 ग्राम H2O लिया तो बताओ उसके अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या, 1:8, रेशियो दे रखा है, टोटल मास दे रखा है 45, तो सिंपल सी बात है 9 ग्राम होता है तो हाइड्रोजन होता है 1, देखो ये 1 + 8, 9 ग्राम होगा तो हाइड्रोजन होगा 1 ग्राम, तो 45 हुआ तो हाइड्रोजन 5 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, 5 ग्राम हाइड्रोजन, 40 ग्राम कौन, ऑक्सीजन, तो रेशियो तो 1:8 ही रहेगा ना। आ रही बात समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो और आगे कैसे बनेगा, अगर जैसे सपोज करो ये दे रखा है FeSO4.7H2O दे रखा है और इसमें ऐसा बोल दे कि Fe जो है वो कितना परसेंटेज है, 20% है, ये फिक्स दे दिया। अब अगर ये फिक्स है तो इसका मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो काम करेगा ही करेगा या कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम करेगा। तो बोला FeSO4.7H2O में Fe 20% है तो मास ऑफ आयरन, आपको पूछा गया मास ऑफ Fe इन 4 ग्राम ग्रीन विट्रियोल, क्या पूछा गया, ग्रीन विट्रियोल में Fe का मास कितना होगा। बेटा ग्रीन विट्रियोल कौन होता है, ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O होते हैं, ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O, और एक इसी टाइप का और होता है जिसको अपन बोलते हैं इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। ये सारे इनऑर्गेनिक में तुम पढ़ चुके हो। अब सुनना बात को, इधर 4 ग्राम मेरे को दे दिया ग्रीन विट्रियोल, मतलब ये तो मेरे को सीधा मालूम है ना कि ये पूरा है, चाहे कितना भी सैंपल दो 20% कौन होगा इसके अंदर, आयरन होगा। तो मास ऑफ आयरन अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ आयरन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मास ऑफ Fe 4 का 20% कैलकुलेट कर लो और 4 का 20% कितना आएगा, 0.8 ग्राम, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कोई डेटा दे रखा हो और फिर पूछे बताओ कौन सा लॉ एप्लीकेबल हुआ, तो देखो कैसे करना है। अगर जैसे सपोज करो ये एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, एक मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, ये 1.8 ग्राम मैंने मेटल लिया था, 3 ग्राम का ऑक्साइड बन गया। यही मेटल जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करके भी ऑक्साइड बनाता है, ये मैंने 1.5 ग्राम लिया था, ये 2.5 ग्राम बन गया।
ठीक है, बोले ये जो डेटा है कौन से लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की तो बात हो ही नहीं सकती है, तीन डेटा दे रखा, अगर तीन चीजें होती है, दो चीजें दे रखी हो, एक डेटा मिसिंग हो तब लगाना, यहाँ तो कंपाउंड ही दो दे रखी है, दोनों कंपाउंड ऑक्साइड है, इसका मतलब कंपाउंड तो एक ही है, तो उसमें रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन लग सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मेटल और ऑक्सीजन दोनों का लेता हूं। फर्स्ट वाले ऑक्साइड के अंदर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल कितना है? 1.8 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1.8 ग्राम मेटल है, ऑक्साइड बना 3 ग्राम का, तो ऑक्साइड में एक्स्ट्रा कौन आया? ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा आया। ऑक्सीजन कितना आ गया? 1.2 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 1.2 ग्राम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया। तो मास का रेशियो देख लो कितना बन रहा है, 3:2, ये बन गया। चलो सेकेंड ऑक्साइड लीजिएगा, सेकेंड ऑक्साइड ले लो जल्दी से। ये मेटल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। मेटल कितना? 1.5, ये लो 1.5। ऑक्साइड बना 2.5 का, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 1 ग्राम, ये लो 1 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। रेशियो देख लो अभी भी क्या बन रहा है, 3:2। तो इसका मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ऑक्साइड बनाया है, कंपाउंड एक ही है, मास रेशियो ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, 3:2, 3:2। इसका मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या हुआ? सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, चलो आगे, थर्ड नंबर लो। थर्ड नंबर लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेटमेंट देखिए, इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू एलिमेंट combine to form more than one compound, then mass ratio of one element which combined with fixed mass of other element are in simple whole number ratio या simple ratio। बड़ा स्टेटमेंट ढंग से पढ़े। स्टेटमेंट लिखा हुआ है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट है कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, तो इसका मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड जब भी बनेगा तो अपना दिमाग लगाना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही लगेगा। ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन मास रेशियो ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो। वो किस में होना चाहिए? सिंपल रेशियो। जैसे समझिएगा एग्जांपल से, मैंने कहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, तो ये कंबाइन हुए उससे मैं दो कंपाउंड बनाए, कौन कौन से? H2O और H2O2 बन गए, मोर देन वन कंपाउंड बन गया। एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये देखो फिक्स मास आ गया हाइड्रोजन। तो इस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, इस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूं मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन H2O रेस टू H2O2। इसमें ऑक्सीजन कितना है? 16, इसमें कितना है? 32, 1:2। ये किस में आएगा? एक सिंपल रेशियो। यही बात मैंने लिखाई है। अगर मैं बोलता हूं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, आपको मालूम है ना नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो 5 होते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो 5 होते हैं, कौन कौन से? N2O, NO, N2O3, N2O4 या NO2 बोलो, एक ही बात है ना, और N2O5। ठीक है बेटा, आपने ये पढ़ा होगा नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये दोनों जो ऑक्साइड है ना वो कैसे है? न्यूट्रल है।
हर साल एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, नेचर ऑफ ऑक्साइड के ऊपर। तो ये कैसे है, न्यूट्रल। पूरी केमिस्ट्री में 4 ही ऑक्साइड न्यूट्रल है, 2 तो मैंने बता दिए N2O और NO। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक होता है H2O। तो चारों ऑक्साइड कैसे हो गए, न्यूट्रल। कैसे मालूम चलता है न्यूट्रल है या नहीं है, लिटमस पेपर के ऊपर आप ड्रॉप गिराओ तो ना तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो, ना रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो। अगर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है तो उस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और ये तीनों ऑक्साइड कैसे है, एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है बात। अब सुने बात को आगे, N2 और NO। मेरे को तो काम क्या करना है, एक एलिमेंट के मास को क्या करना है, फिक्स करना है। दो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां नहीं आया। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख दूं N2O2 है। लो चलो, है ना। अब नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, तो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन की बात करो। ऑक्सीजन का मास इसमें आएगा कितना, 16, इसमें 32, इसमें 48, इसमें 64, इसमें 80। बताओ क्या आएगा, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5। आ गया या नहीं आया, बोलो आ गया। तो बस इसी टाइप से करना है क्वेश्चन को। ये पूछेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं तो बताओ कौन सा, किस लॉ के अकॉर्डिंग बने होंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। SnCl2 SnCl4 किस लॉ के अकॉर्डिंग बने होंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग। FeO Fe2O3 किस लॉ के अकॉर्डिंग बने होंगे, इसी लॉ के अकॉर्डिंग। जब भी एक से ज्यादा कंपाउंड है इसका मतलब समझ जाना। ठीक है, चलो आगे, 4th नंबर लॉ। 4th नंबर लॉ, गैलुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम। गैलुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम, इसकी बात करनी है। गैलुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम की अगर बात करेंगे अपन, ठीक है, इसकी बात करनी है गैलुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम की। तो देखो कैसे करें, गैलुसाक क्या बोलता है, बड़ा साइंटिस्ट का नाम ही आ गया गैलुसाक। हाँ, इसके बारे में ध्यान रखना, ये दिया किसने था, डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने। मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका नाम ही है गैलुसाक, तो इसी ने दिया। गैलुसाक ने क्या बोला, गैलुसाक ने, ठीक है, गैलुसाक ने ये बोला, gases react in the simple ratio of their volume. If all volume measured under similar condition of temperature एंड प्रेशर, ठीक है। इसने बोला कि गैसेज जो होती है वो हमेशा वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में क्या करती है, रिएक्ट करती है। और इफ ऑल वॉल्यूम मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि सारे के सारे वॉल्यूम जो है वो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या किया गया, मेजर किए गए। बात आ रही समझ में। इसने साथ में ये बोला, इफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैस then its volume is in simple ratio with reactant। अगर प्रोडक्ट भी अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम का रेशियो भी जो होगा वो उसके साथ सिंपल रेशियो होगा, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, अगर मेरे को ऐसा लिख रखा है H2 गैस दे रखा है प्लस Cl2 गैस दे रखा है, तो क्या बना, 2HCl गैस बन गया। तो मैं सिंपल सा ऐसा बोल सकता हूं, इसका अगर 1 वॉल्यूम मैंने काम में लिया तो इसका भी 1 वॉल्यूम होगा, और इसका कितना वॉल्यूम काम में आएगा, 2 वॉल्यूम। जो ये स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर लिखे होता है ना बेटा, वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, 1 1 2। ये देखो 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड इन हेबर प्रोसेस for reaction, volume of H2 required in Haber process if 10 liter N2 is taken। तो देखो N2 plus 3H2 gives 2NH3 हो जाएगा। तो इसका 1 वॉल्यूम काम में लोगे तो इसका 3 वॉल्यूम काम में लेना चाहिए, इसका 2 वॉल्यूम काम में आएगा। ये 1 वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 लीटर, तो 3 वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, 30 लीटर के बराबर। ये 30 लीटर हो गया, और ये कितना बोलो बनेगा, 20 लीटर। बेटा देखो, वॉल्यूम का कंजर्वेशन हो कोई गारंटी नहीं है, वॉल्यूम का कंजर्वेशन हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन मास का कंजर्वेशन
हमेशा होगा। तो देखो यहाँ पे देखो 10 लीटर प्लस 30 लीटर, स्टार्टिंग में था 40, लास्ट में बना कितना 20 लीटर ही। तो वॉल्यूम का कंजर्वेशन कोई गारंटी नहीं होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वाले प्रॉब्लम में देखो 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम मिलकर क्या होना चाहिए था 2 वॉल्यूम, देखो हो गया 2 वॉल्यूम। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ गई? ये 4 बेसिक लॉ थे। आगे देखो आगे देखो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एवोगैद्रो बोलो, आवोगाद्रो बोलो, एवोगैद्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। एवोगैद्रो, आवोगाद्रो, जो भी आप जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो सही है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड का कैसे भी प्रोनाउंसिएशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवोगैद्रो बोलो, आवोगाद्रो बोलो, एक ही बात है। एवोगैद्रो हाइपोथेसिस क्या है? देखिएगा एवोगैद्रो हाइपोथेसिस क्या है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस contains equal number of molecule. Equal volume of the gases contains equal number of molecule at same temperature and pressure. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रहे, सेम रहे। उस कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम होगा गैस का, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सपोज करें वी लीटर ऑफ H2 गैस मैं सपोज कर ले n मॉलिक्यूल है, ठीक है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर V लीटर ऑफ N2 गैस भी ले लूं तो वॉल्यूम सेम हो गया, सेम टेम्परेचर प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, n रहेंगे, सेम रहेंगे। ये n मॉलिक्यूल आ गया। लो आ रही बात समझ में? और देखो इसका एग्जांपल, अगर ऐसा दे रखा हो कि 20 ml ऑफ H2 गैस में सपोज करें n मॉलिक्यूल है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बात करूंगा, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बात करूंगा, तो मेरे को अगर ऐसा पूछा जाए कि 10 ml O2 गैस है, अगर देखो 20 होता तब तो n होता, मैंने वॉल्यूम कर दिया आधा, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, n/2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी। अगर ये 20 होता तो n होता, 20 का आधा क्या, तो इधर भी आधा कर दो, तो n/2। रिएक्शन के दोनों साइड में ऑपरेशन करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, n/2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये है एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। बेसिकली इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, दो एप्लीकेशन है एवोगैद्रो हाइपोथेसिस की। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी Vd एंड मॉलिक्यूलर मास। ये फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, समझिएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता हूं, आपको याद भी होगा वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वेपर डेंसिटी होती क्या है। दो, अपन सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी उसका मास ले लो, जिसका डेंसिटी कैलकुलेट करनी उसी का वॉल्यूम ले लो।
अगर मैंने बोला कि डेंसिटी ऑफ पेन, तो इस पेन का ही मेरे को क्या लेना है, मास लेना है, इस पेन का ही मेरे को क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ग्राम पर ml। ठीक है, कंफ्यूजन होता है बहुत कि यूनिट उल्टी सीधी आ गई, तो ग्राम पर ml बोलो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाता, तो ये इसके बराबर हो गया। ग्राम पर ml बोलो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, ग्राम पर सीसी बोलो, एक ही बात है, यूनिट होगी इसकी कुछ न कुछ। ये तो आ गई डेंसिटी, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़े, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, किसी के रेस्पेक्ट में क्या डेंसिटी, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे सपोज करो, अगर मेरा वेट सपोज करो 60 kg है और आपका वेट 40 kg है, तो मैं बोलूंगा मेरा वेट जो है वो आपके रेस्पेक्ट में कितना हुआ, 1.5 टाइम्स हुआ। कितना हुआ, 1.5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरा वेट 1.5 kg है। अरे अगर आपका 20 हुआ तो मेरा 30 होगा, आपका 40 हुआ तो मेरा 60 होगा, आपका 60 हुआ तो मेरा 90 होगा। ठीक है, मेरा 90 है नहीं तो आपका 60 होगा नहीं। अब सुने बात को, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सुनना है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये हो गया, आरडी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड। किसी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। मैं बात करूं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेटा ये वर्ड लिखे हुए आएंगे, फिर वहां पे अपन को कंफ्यूजन नहीं होना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, फिर वहां पे अपन को यूनिट देखते ही मालूम चल जाए, अरे यार ये तो डेंसिटी के बराबर ही है। तो ऐसा क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मैं बोलूं रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। किसके लिए डिफाइन होगी, सॉलिड और लिक्विड के लिए। अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन होगी तो कैसे डिफाइन होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो ये होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड या लिक्विड, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड। तो ओवरऑल बात ये हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। अब सुने बात को, डेंसिटी ऑफ H2O जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml, कहां पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, और ये मैक्सिमम भी है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ये मैंने लिख दिया, डेंसिटी ऑफ H2O 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये 1 जैसे ही यहां पे पुट करूंगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी होती है उसी को ही तो अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो फर्क क्या हुआ, फर्क कुछ नहीं है, बेसिकली जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में ली गई है, वाटर के रेस्पेक्ट में। चलिए सेकेंड नंबर केस, सेकेंड नंबर केस रिलेटिव फॉर गैसेस के लिए बात करूं तो गैसेस वाले कंडीशन में रिलेटिव डेंसिटी जो होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी VD। ये क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस 1 या डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, ये होगी। ठीक है, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाई 2। तो अगर मेरे से कोई पूछे रिलेटिव डेंसिटी पूछे या वेपर डेंसिटी पूछे तो देखो बेटा ओवरऑल कंक्लूजन तो ये है, वेपर डेंसिटी जो होती है ये गैस का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और ये 2 किसका मॉलिक्यूलर वेट है, हाइड्रोजन का है। इसका मतलब मेरे को अगर कभी रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी पूछी जा रही है तो इसका मतलब यही होता है
कि मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस 1 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस 2। समझ में आई बात? चलो अब इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी वाले के ऊपर। तो अपन इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। जैसे 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 मेरे से पूछा गया वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो मेरे को सिंपल सा मालूम है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 डिवाइड बाय 2 16। अगला क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ SOx इज 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आगे तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 64, मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होगा 32 प्लस x इंटू 16, x इज इक्वल टू 2। मेरे से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वेपर डेंसिटी ऑफ CO होल x इज, अगर ऐसा दे दे 70, देन वैल्यू ऑफ x, यही बात हुई। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 70 का डबल 140, 140 इज इक्वल टू ये 12 प्लस 16 इंटू किसका करना है x, ये 28, तो x इज इक्वल टू 5। बोलो हाँ या ना? अगर मेरे को ऐसा पूछ ले वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू, या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Cl2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो मैंने तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। लास्ट क्लास में आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर भी कैलकुलेट कर दिया था। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा 71, और इसका कितना था 28.8, याद है ना, पिछले लास्ट क्लास में बताया था। तो ये डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेट 2.5 आएगा, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 2.5। ये सारी बातें हो गई किससे रिलेटेड, वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चन से रिलेटेड सारी। सेकेंड एप्लीकेशन लिखे, सेकेंड एप्लीकेशन एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है एटोमिसिटी? तो एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स in one molecule is known as atomicity। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसे क्या बोलेंगे एटोमिसिटी। ये मॉलिक्यूल है, ये इधर मैं लिख रहा हूं इसकी एटोमिसिटी, तो चेक करें हीलियम है, हीलियम इज ए मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही तो एटम है 1, इसे बोलेंगे मोनो एटोमिक। क्या बोलेंगे मोनो एटोमिक। O2 कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, कैसा हो जाएगा डाई एटोमिक हो जाएगा। मैंने बोला ओजोन O3 3 हो गए, तो कैसी हो गई ट्राई एटोमिक हो गई। बोला CO2, तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ एटम, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 2, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, कैसी हो जाएगी ट्राई एटोमिक। बात क्लियर हाँ या ना? यस। तो हीलियम O2 O3 ओजोन CO2 ये सारे हो गए मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक। कैलकुलेट कर लोगे। अगर जैसे मेरे को पूछा जाए H2O की एटोमिसिटी बताओ, तो H2 में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ट्राई एटोमिक हो गया। बात क्लियर? हाँ, अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी contains oxygen, CO2 and ammonia gases respectively at same temperature and pressure. Write the order of molecules
एंड एटम्स इन कंटेनर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो अब इसको कैसे टैकल करें। तो मेरे को ये देखते ही तो मालूम तो चल तो गया कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात हुई ना, इसका मतलब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस तो लगेगा ही लगेगा। मेरे को बोला 3 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मान लो 2-2 लीटर के है सारे, 2-2 लीटर के, 4-4 लीटर के, मर्जी है जो मान लो। अगर इक्वल कैपेसिटी के है तो इनका वॉल्यूम सेम हो गया। अगर वॉल्यूम सेम हुआ तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर चाहिए तो देखो वॉल्यूम अगर इनके इक्वल है, ऑक्सीजन है, CO2 है, अमोनिया है, अगर इनके वॉल्यूम इक्वल है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यही तो थी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, इक्वल हो। एटम्स के बारे में देखो, मैंने मान लिया इन तीनों के एक एक मॉलिक्यूल लिए, तो इसके एक मॉलिक्यूल में एटम कितने, 2, इधर 3, इधर 4, तो एटम्स का ऑर्डर तो ऐसे आएगा। फिर ये लो O2 CO2 एंड अमोनिया। बात क्लियर। ये बात हो गई अपनी किसकी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। चले अब आगे बात, ये पूरे टॉपिक हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल सा टॉपिक है बेटा, सबसे सिंपल सा टॉपिक है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। पहले समझते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, बेसिक समझो इंपेरिकल फॉर्मूले का। अगर जैसे सपोज करो इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, उसी को समझा रहा हूं मैं। मेरे पास 200 रुपए और आपके पास 100 रुपए, ठीक है, ये तो एक्चुअल नंबर हो गया। मेरे पास 200 रुपए, आपके पास 100 रुपए, ये एक एक्चुअल नंबर है। अब मैंने ऐसा बोला कि आपके पास 200, तो मैंने ऐसा बोल सकता हूं क्या, आपके रिलेटिव में मेरे पास डबल पैसा है, आपके रिलेटिव में मेरे पास डबल पैसा है। आपके पास 100 है तो मेरे पास 200 है। अगर आपके पास 50 हुआ तो मेरे पास 100 होगा, आपके पास 25 हुआ तो मेरे पास 50 होगा, और जब आपके पास 1 रुपया होगा तो मेरे पास 2 रुपए होगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ लास्ट में जाके, आपके पास 1 रुपया होगा तो मेरे पास 2 रुपए होगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो हुआ। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, 1 से कम भी तो आ सकता है कि जब मेरे पास 0.5 हो तो आपके पास जो होगा वो 1 रुपए हो जाएगा। बात तो सही है, क्या 50 पैसे चलते हैं क्या आज के टाइम में, नहीं। तो उसी टाइप से एटम, डाल्टन क्या बोलता है कि एक एटम से छोटा एटम पॉसिबल है क्या, नहीं। तो मिनिमम एटम कितने पॉसिबल होता है, 1। बात समझे अब इधर इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डेफिनेशन लिखा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। अभी मैंने समझा दिया इंपेरिकल फॉर्मूला, वही इंपेरिकल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, मेरे पास 200 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए, ये क्या थे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट लास्ट में क्या बना, मेरे पास 2 रुपए, आपके पास 1 रुपया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ। इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स simplest relative whole number ratio of atoms in a compound. It represents simplest relative whole number ratio of atoms in a compound. It represents simplest relative whole number ratio of atoms in a compound. बेटा वर्ड क्या है, सिंपलेस्ट होना चाहिए, रिलेटिव का मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में, होल नंबर होना चाहिए, रेशियो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो होंगे इन ए कंपाउंड में, उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे 200 और 100 क्या थे, एक्चुअल नंबर थे, और 1 और 2 क्या थे, रिलेटिव थे। तो रिलेटिव को तो बोलते हैं अपन इंपेरिकल, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या, ए बी 1.5 इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या, तो नहीं होगा। क्यों, ये होल नंबर कहां है, ये होल नंबर तो है ही नहीं, नॉट ए इंपेरिकल फॉर्मूला, नॉट इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले को मैं जनरली ईएफ से लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एमएफ से लिखूंगा, नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल समझे। अगला, अगर मैंने ये लिखा जैसे CH4 इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूं अब CH4, इधर इंपेरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो मैं क्या, एटम का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 1:4, तो यही रहेगा, इससे सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता। अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, जैसे मान लो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया C4H8, तो मैं कहूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला ये 4:8 है, तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 होते CH2 हो गया। अब आपने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, बेंजीन है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बोलूंगा CH होगा। सही बात। अगर आपने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ग्लूकोज है, तो मैंने कहा इंपेरिकल फॉर्मूला 6:12 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, तो CH2। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, उस कंडीशन में इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही बनेगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही बनेगा। ठीक है, अब इस बार इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, ये लो इंपेरिकल फॉर्मूला, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। किसी ने कहा इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 है, तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2H6। तो किसी ने कहा 2 से ही क्यों किया, 3 से कर देते, तो मैं कहा कर दो, 3 से कर दो, C3H9 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, एल्केन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2, जब n की वैल्यू 3 रखूंगा तो हाइड्रोजन आएंगे 8, या तो 9 है, तो ऐसा कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी ने इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा CH, तो किसी ने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2H2, हम जानते हैं इसको, इथाइन है। हाँ, तो मैंने बोला कि देखो मैं एक और बता रहा हूं तुम्हें, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मैं जानता हूं, कौन है ये, बेंजीन। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये आ रहा है, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है एक हो, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तब तो इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही होगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला अगर गिवन है उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक से ज्यादा हो सकता है। ये स्टेटमेंट बना के लिख देगा। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ये बेसिक पॉइंट हो गया, फर्स्ट नंबर पॉइंट डेफिनेशन का, सेकंड नंबर इनके एग्जाम्पल का, थर्ड नंबर पॉइंट मैं बोल रहा हूं इंपेरिकल मास है, तो इंपेरिकल मास इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाओ होता ना, इंपेरिकल फॉर्मूला, उसका मास जो होता है उसी को क्या बोलता हूं, इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये रिलेशन सही है क्या, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल मास, ये फॉर्मूला सही है क्या, अभी प्रूव करके देखते हैं। वेर n इज इक्वल टू 1 2 इस टाइप से इंटीजर चलेगा, है ना। तो मैंने कहा देखो एक काम करो, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है CH, तो इसका मास कितना होगा, 12 + 1 13, ये लो 13। मॉलिक्यूलर मास कितना है 78, तो n की वैल्यू क्या आएगी 6 आ गई इंटीजर में। सही है फॉर्मूला, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में।
तो इसका मतलब ये हुआ, ये n जो आया ना वो नंबर ऑफ इंपेरिकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंपेरिकल यूनिट को। इंपेरिकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंपेरिकल यूनिट जो है वो CH की कितनी होगी? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा। जो n आए उसको मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूले से, जो n आए उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? इंपेरिकल फॉर्मूले से, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बात? तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप से। अब देखते हैं इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस की बारी करते हैं कि उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है, जल्दी से। सुनना बात को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करना कैसे, मेथड बताता हूं। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 75% of carbon, 75% of carbon। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोलो या इंपेरिकल फॉर्मूला बोलो, एक ही बात है, ऑफ हाइड्रोकार्बन। करना कैसे? सबसे पहले क्या करो, हाइड्रोकार्बन है तो एलिमेंट कौन कौन से होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये लो कार्बन, ये लो हाइड्रोजन। फिर इनका लिखो मास परसेंटेज। 75 का मतलब हो गया 75, ये 25 का मतलब 25, ये हो गया मास। ठीक है, अब उसके बाद में लिखो नंबर ऑफ एटम। बेटा नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते थे? मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उस समय। तो आयरन का 56 हुआ था तब एक एटम आया था, तो 224 में 4 एटम आए थे ना, तो 224 डिवाइड बाई 56 किया था तब 4 आए थे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करोगे? मास डिवाइड बाई किससे? एटॉमिक मास से। जब दो ही दे रखे हो ना, जब दो ही दे रखे हो एलिमेंट, तो उस समय इसको सॉल्व भी नहीं करना, पड़ा रहने दो। अब मेरे को कैलकुलेट करना रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। क्या करना है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो जब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो बेटा जैसे मैंने बोला था आपके पास 100 रुपए, मेरे पास 200 रुपए, तो रेशियो क्या बना था? 1:2। तो इसका मतलब 100 को 100 से डिवाइड किया था, 200 डिवाइड बाई 100 किया था, तो 1 और 2 आए थे। इसका मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी होती है ना, जो स्मॉल क्वांटिटी है उससे डिवाइड करो। स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है? ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ये 25 है, तो ये इसको खुद से डिवाइड करो। तो सेल्फ डिवाइड करते ही तो बेटा हमेशा 1 आएगा, सेल्फ डिवाइड करते ही तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये लो 1, इसको डिवाइड करो, ये आ गया 4। होल नंबर है क्या? हाँ है होल नंबर, तो फिर ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH4। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया CH4। अगर बाई चांस मान लो ये 1 आता और ये 1.5 आता तो होल नंबर होता ही नहीं। अब होल नंबर नहीं है तो इसको मैं क्या करता? 1.5 को मल्टीप्लाई करता 2 से, 3 बन जाता, 3 बन जाता, तो इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकार्बन का हो गया, एक एलिमेंट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 30% ऑक्सीजन बाय मास। इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या होगा ये पूछा है। तो देखो कैसे करना है। दो एलिमेंट हो गए, आयरन Fe और ऑक्सीजन। कितना दे रखा है? ये 70 और ये 30। नंबर ऑफ एटम ऐसे ही चलना है ना। नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 70 डिवाइड बाई 56, 30 डिवाइड बाई 16। एक बात सोचो, 30 डिवाइड बाई 16, ये जैसे 32 होता तो 2 हो जाता। ये 70 बाई 56, 70 बाई 56 1 पॉइंट समथिंग ही कुछ होगा, 2 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब छोटा कौन है? ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम 1 आएगा।
ये 30 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 70 अपॉन 56, ये ऐसे बन गया 30 अपॉन 16 इंटू 56 डिवाइड बाई 70, ये ऐसे हो गया। ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3/2। अब ये होल नंबर है ही नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 आ जाएगा। ये तो हो गया मास, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, ये 1 और ये 3/2, ये नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम 1 और ये 3/2। होल नंबर बनाना है तो 2 और 3 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, Fe2O3। ये फॉर्मूला बन गया Fe2O3। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट आ गए, अभी तक 2 के ही क्वेश्चन थे। रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड is 30. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो पहले। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 40, 6.67, पीछे बच गया कितना 53.33। नंबर ऑफ एटम 40 डिवाइड बाई 12, 6.67 डिवाइड बाई 1, 53 डिवाइड बाई 16, ये 3.33 आएगा। 3 आएगा तब सोल्व करना ही पड़ेगा। ये आ गया, ये नंबर ऑफ एटम आ गए। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम स्मॉलेस्ट कौन है 3.33, तो 1 2 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। अच्छा, वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी है 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। तो मॉलिक्यूलर मास 60 इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास, 12 प्लस 2 14 प्लस 16 30, n इज इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये लिखोगे C2H4O2 आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको सारे मेथड से बताए। अब 2-3 क्वेश्चन जो है मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, है ना। मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, आप तो क्या क्या करो, ये नोट गए होंगे सारे। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो 4 ऑप्शन दे रखे ना उसमें ये चेक कर लो रिलेटिवली कितना है। इसने बोला कि 75% कार्बन है, तो इसका मतलब 25 कौन होगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब कार्बन जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए हाइड्रोजन के कंपेरेटिव में मास में। ये देखो हाइड्रोजन है 4, कार्बन है 12, 3 टाइम्स हुआ या नहीं हुआ बोलो, आंसर हो गया सीधा, हो गया। Fe2O3 ये 30% होना चाहिए, ये 30% होना चाहिए, ये 30% होना चाहिए। अगर इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे होते FeO, Fe2O3, Fe3O4 ऐसे दे रखे होते, तो देखो मैं चेक कैसे कर रहा हूं। अगर FeO दे रखा होता तो इसका मतलब ये बोला कि ऑक्सीजन 30% है, 70% आयरन है, तो इसका मतलब आयरन लगभग डबल होगा या डबल से थोड़ा ज्यादा होगा, 2.5 गुना से तो कम होगा। देखो 30 का 2.5 गुना जो होता है ना 2.5 टाइम, वो 75 होता है, 2.5 गुना से कम होगा, 2 गुना से ज्यादा होगा। अगर किसी कोई सोचता है ये, तो मैं कहूंगा ये देखो 16 है और ये 56 है, तो बेटा ये तो जो है वो 3 टाइम से भी ज्यादा है, तो नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए। किसी ने कहा ये है तो 64 हो गया ये, और Fe3 का कितना हो गया 168, अप्रोक्सीमेट ये तो 3 टाइम्स आ गया, 2.5 गुना से तो ज्यादा है। 64 का डबल 128 प्लस 32 160, ये तो 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया, 2.5 गुना से कम, तो फिर तो आंसर यही होगा। जो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, जो इंपेरिकल फॉर्मूले में मास परसेंटेज चेक करते हो उसी टाइप से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेक कर लो। यहां पे देखो कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67 है, लगभग 6 गुना आएगा। कार्बन का मास हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में कितना गुना होगा, 6 गुना होगा। हाइड्रोजन कितना 4, कार्बन कितना 24, 6 गुना है या नहीं है बोलो, है ना 6 गुना। बस ऐसे चेक करना। आप आगे देखो मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूं, जैसे 3 प्रॉब्लम हो गई। अब इनको अपन बिल्कुल मास परसेंटेज ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है।
उसी के अकॉर्डिंग ही चेक करें आप। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन 38.7% है, हाइड्रोजन 9.67% है, रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है। ऑप्शन दिया इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन दिया है CHO, अगला ऑप्शन CH2O, अगला ऑप्शन CH3O, अगला ऑप्शन CH4O, ये दिया है। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, आप तो यहां पे चेक कर लो, आपको अपना आइडिया चल जाएगा। 4 गुना है ना, 4 गुना। हाइड्रोजन 1 कार्बन 12 गुना नहीं बैठेगा, 2 और 12 6 गुना नहीं बैठेगा, 3 और 12 4 गुना हो गया, बैठ गया। ये आंसर, यही आंसर। अब आप चाहो तो मेथड से सोल्व कर लेना, इससे हम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मास रेशियो दे रखा है 9:1:3.5। ठीक है, बोला इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन देखो, C3H6N, C3H4N2, C3H4N, C3H5N, ये दे रखे। आपने कहा देखो कि हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में कार्बन जो होगा वो 9 टाइम्स होगा 9 टाइम्स। तो आपने कहा देखो ये 6 है, ये 36 है, नहीं बैठेगा, 6 गुना ही हुआ, ये गलत। ये 5 है, ये 36 है, ये भी गलत। अब आपने कहा ये 4 है और ये 36 है, हो गया 9 गुना। अरे 1 मिनट रुको, यहां पे भी देखो, ये 4 है, 36 है, 9 गुना, तो यहां पे भी हो रहा है। आंसर तो इसमें से ही आएगा, बी और सी में से। नाइट्रोजन के कंपैरेटिव में कार्बन जो है वो 3 गुना तो नहीं है, 2 गुना से ज्यादा है, 3 गुने से कम है। यहां पे मैंने चेक किया, N2 28 है, ये 36 है। क्या 36 28 का 2 गुना होता है क्या? नहीं होता है, गलत। ये 36 है और ये 14 है, 36 14, तो 2 टाइम से तो ज्यादा है लेकिन 3 टाइम से कम है। ये आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस टाइप से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। और देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल contains 50% of metal and its formula is MO। MO है इसका फॉर्मूला। सेकेंड ऑक्साइड ऑफ मेटल contains 40% metal, then its formula। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना? तो अपन ने एक काम किया, कुछ भी नहीं आया तो मैं बोल रहा हूं बेसिक लगाओ, अब ना मालूम चलेगा। ये मेटल M है, ये ऑक्सीजन O है, ये 50 था, ये 50 था। मेटल का एटॉमिक मास मालूम नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैंने कोई नहीं, एटॉमिक मास X मान लो, ऑक्सीजन का तो मालूम है। अब इसने बोला MO है, तो इसका बोला मेटल का भी एटम एक है, ऑक्सीजन का भी एक है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम बराबर आएंगे। नंबर ऑफ एटम बराबर आएंगे तो ये नंबर ऑफ एटम ही है, बराबर कर लो, करोगे तो X बराबर 16। इसका भी वेट कितना आ गया, 16 ही आ गया। अब मैंने क्या सेकेंड ऑक्साइड लेना है, M और O, 40 है 60 है, डिवाइड बाई 16 कर दूंगा, ये लो डिवाइड बाई 16। छोटा कौन है, ये है, सेल्फ डिवाइड 1, 16 से 16 कैंसिल, 1.5, 3/2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2O3। ये इंपेरिकल फॉर्मूले की बात हो गई सारी अपनी। ठीक है, तो अपन ने आज इस वाले लेक्चर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कुछ मास परसेंटेज की प्रॉब्लम को किया है। ठीक है,
अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मोल स्टार्ट करने वाले। बेसिकली मोल होता क्या है और प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल उनकी बात करेंगे। तो मोल आप पहले पढ़ ले, पूरा ना पढ़ा हुआ काम आएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा तो उस समय ये सारे काम आएंगे, तो इसीलिए ध्यान रखिए पुराना पहले पढ़ ले आप अच्छे से, उनको पूरा तैयार करें। हाँ, क्वेश्चन करने हैं इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है, उनको कर ले। और क्या नाम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो तो हेडिंग लगा के ही दे रखे हैं, तो उनको कर लेना फर्स्ट स्टेज से। लास्ट इस वाली स्टेज सबसे लास्ट में करनी है, जब पूरा चैप्टर हो जाए तो आपको आइडिया तो रहे ना कितना याद है कितना याद नहीं है, ठीक है। यहां तक करे 2 लेक्चर अपने हो गए हैं, और दोनों लेक्चर में यहां तक अपन पहुंच गए। थर्ड लेक्चर जो होगा वो बेसिक मोल से स्टार्ट करेंगे, और उसकी खूब सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक करे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। ओके, थैंक यू।